हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज का वीडियो होने वाला है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए और इसका आंसर भी दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि हम कितना सही कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, आलू किसका परिवर्तित रूप है? बताइए, जड़ का है कि पत्ते का है कि फल का है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आलू किसका परिवर्तित रूप होता है? तो आलू बता दें कि आलू तने का परिवर्तित रूप होता है। याद रखिएगा, किसका? तने का परिवर्तित रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? बताइए, फ्लोरिकल्चर में किया जाता है कि सेलिकल्चर में कि एपीकल्चर में कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, रेशम कीट का अध्ययन किस में करते हैं? तो रेशम कीट का अध्ययन सेलिकल्चर में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रेशम कीट का अध्ययन किस में करेंगे? सेलिकल्चर में। और एपीकल्चर में आप लोग देखिए इसका किस में प्रयोग होगा? आप लोग को दिख रहा होगा, एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टंगस्टन का ऐसक बताइए, वोल्फ्राम की हेमाटाइट की बक्साइट की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, बता दें कि वोल्फ्राम होगा। ठीक है, टंगस्टन का अयस्क होता है वोल्फ्राम, और टंगस्टन का संकेत देख लीजिए आप लोग, डब्लू होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या संकेत? डब्लू। लोहे का अयस्क होता है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। यह हो गया अयस्क लोहा का। ठीक है, याद रखिएगा किसका है? लोहा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और बक्साइट हो जाता है, इसी का हो जाता है एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बक्साइट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? बताइए, न्यूटन के तृतीय नियम पे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत की न्यूटन के द्वितीय या न्यूटन के प्रथम? जल्दी से बताइए, रॉकेट सिद्धांत किस पर कार्य करता है, यानी कि रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर करेगा? न्यूटन के प्रथम पे कि द्वितीय की तृतीय की आर्किमिडीज पे? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बता दें कि इसका आंसर होने वाला है न्यूटन के तृतीय नियम पे। ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन के तृतीय। और न्यूटन का नियम क्या होता है? प्रत्येक नियम के अनुसार क्या करेगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग हमारे बातों को भी सुनिए और इसके साथ साथ और भी ऑप्शन क्लियर करते जाइए। ठीक है, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा और भी प्रश्न को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? इसमें बताइए, ऑस्टियोलॉजी की, एग्रीकल्चर की, सेलिकल्चर की, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा क्या? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है हड्डियों का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन भी किया जाता है। ये भी आप लोग को मालूम रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि स्तर को मापा जाता है। बताइए, कैंडेला में कि हर्ट्ज में कि डेसिबल में कि बैरोमीटर में? ध्वनि स्तर यानी कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में कि कैंडेला में कि हर्ट्ज की बैरोमीटर में? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, याद रखिएगा, ध्वनि का स्तर का मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डीबी। ठीक है, छोटका डी और बड़का बी, याद रखिएगा डीबी में इसका इकाई मापा जाता है। और ध्वनि के मापने के लिए ऑडियोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए। बताइए, द्विविखंडन की, बहुविखंडन की, मुकुलन की, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में जनन की प्रक्रिया होनी चाहिए द्विविखंडन। ठीक है, याद रखिएगा क्या? द्विविखंडन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षय रोग होगा कि मधुमेह की, हैजा की, एड्स होगा? जल्दी से बताइए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या? मधुमेह, जो कि ग्लूकोज में को रक्त के माध्यम से शरीर में कोशिका में प्रवेश करता है, उसे कि उसके इंसुलिन एक ग्लूकोज होता है को रक्त में क्या करता है? शरीर की कोशिका में प्रवेश देता है। ठीक है, अगला देखिए, जो कि मधुमेह हो जाता है और शर्करा की मात्रा घट भी जाती है इंजेक्शन से, जिससे इंसुलिन ठीक हो भी जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर, एलपीजी गैस के विसिरा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिल मरकेप्टन की, मेथिल मरकेप्टन की, एथिल एल्कोहल की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एलपीजी गैस का सिराव यानी कि जो निकलता है उसका महक यानी कि स्मेल महकने के में कौन सा गैस भरा जाता है? तो बता दें कि एथिल मरकेप्टन भरा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या? एथिल मरकेप्टन। ऑप्शन
ऑप्शन ए याद रखिएगा, एथिल मरकेप्टन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला 25 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को दिखा दे क्या है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या रासायनिक सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का? चलिए N2O होगा कि CaCO3 की NaHCO3 होगा कि H2SO4 होगा? जल्दी से बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होने वाला है H2SO4। याद रखिएगा क्या, H2SO4। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से ग्रेफाइट किसका अपरूप है? बताइए, जिंक का है कि सोडियम का कि फास्फोरस की कार्बन का? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका भी आंसर। तो इसका आंसर देखिए होने वाला है कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। क्या ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। चलिए 27 नंबर देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर की, माइक्रोफोन की, डायनेमो की, इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदल देता है, उसे क्या कहेंगे, माइक्रोफोन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ब्रीवियो कालेरी की, साल्मोनेला टाइफी की, क्लोरोस्ट्रीडियम टिटैनी की, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है, हैजा रोग किसके? तो इसका यह जीवाणु ब्रीवियो कालेरी जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, हैजा रोग। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, अमोनिया गैस की, इनमें से कोई नहीं? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, क्या हाइड्रोजन गैस। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि इस 15 क्वेश्चन का लास्ट 15वां क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस सेट अच्छा से इसे देखिए और अपने को तैयार भी करते जाइए। चलिए देखिए, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे की, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की और है? और ऑप्शन नीचे आप लोग देख लीजिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब भी बात आ जाए क्या, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, यानी कि मनुष्य को सुनने के लिए कितना आवृत्ति होना चाहिए, तो बता दें कि इसका आंसर होना चाहिए है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। ठीक है, जिससे आसानी से सुना जा सके आराम से। तो और अगला और भी होता है, ये तो अपश्रव्य हो गया, और भी होता है एक और होता है श्रव्य तरंग। ठीक है, क्या श्रव्य तरंग, इसका देखिए आवृत्ति कितना होता है। इसका आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज होता है। और एक भी होता है, और मैं बता दे, एक और तरंग होता है, उसका नाम बता दे, पराश्रव्य तरंग। ठीक है, क्या होता है, पराश्रव्य तरंग, उसको भी देख लीजिए। इसका भी देख लीजिए कितना आवृत्ति होता है ये तरंग, यानी कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति हो जाता है 20 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा कितना, 20 हर्ट्ज। तो ये आप लोग को से ऊपर होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर होगा इसकी आवृत्ति। तो आप लोग ये तीनों को क्लियर कर चुके होंगे आशा करता है, और याद भी कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आशा करता है आप लोग की अच्छा से समझ में आया होगा, और अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में कि हम कितना सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप डेली के डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से सब चीज़ क्लियर हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।